नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम राष्ट्रकूट राजवंश पढ़ने वाले हैं और वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। हम 600 से 1000 ईस्वी में जो भारत का इतिहास था, उसकी जो संस्कृति थी, उसको पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम हर्षवर्धन पढ़ चुके हैं और राजपूत राज्यों में हम गढ़वाल और चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, जो राष्ट्रकूट राजवंश है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो विंध्य पर्वतमाला और जो नर्मदा नदी है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, और विंध्य पर्वत क्षेत्र का जो त्रिकोणात्मक दक्षिणी भाग है वो दक्कन माना जाता है, और वहां के थे राष्ट्रकूट। तो दक्षिण, पहला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन किन प्रमुख शासनों के समकालीन था। 39 क्वेश्चन लगा रहे हैं और इनमें जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। तो देखिए, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन जो है वो प्रतिहारों के और पालों के समकालीन था। और आपको पता है कि इन तीनों में क्या रहा है, 100 सालों का युद्ध रहा है कन्नौज को लेकर। तो ये, और अंत में जो विजय होती है वो तो गुर्जर प्रतिहारों की होती है, क्योंकि एरिया भी उन्हीं का ही था कन्नौज शुरू से। तो आगे देखें हम, राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान क्या माना गया है। तो राष्ट्रकूटों का जो मूल निवास स्थान माना गया है ये लटलूर माना गया है। तो देखिए, लटलूर जो है ये आधुनिक लाटूर जिला विदर का कहलाता है, लेकिन बाद में जो है इनका जो स्थान बन गया था, या इस वंश ने जो राज्य स्थापित कर लिया था वो एलिचपुर में कर लिया था। राष्ट्रकूट किन के सामंत थे, तो ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, तो कहाँ के सामंत थे, बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। और बाद में ये जो आपके शासक आएगा वो क्या करेगा, चालुक्य शासक को पराजित करके और फिर स्वतंत्र शासक बनेगा कीर्तिवर्मन। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो है संस्थापक था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। आगे अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो देखिए, 752 ईस्वी में, ठीक है, 752 ईस्वी में क्या होता है, कीर्तिवर्मन होता है चालुक्य शासक, उसको ये पराजित कर देता है दंतिवर्मन, और क्या करता है, एक स्वतंत्र राज्य की नींव स्थापित करता है। दंतिदुर्ग की राजधानी थी मान्यखेत या मालखेत। अगर आज के टाइम की बात करें तो ये कर्नाटक में पड़ता है, वर्तमान कालबुर्गी कह लें या गुलबर्गी कह लें, एक ही बात है। तो वहां पे ये मालखेत या मालखेड़ जो है वो स्थापित था। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में कौन सा यज्ञ किया जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। तो देखिए, हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ किया था जिसे महादान भी कहा जाता है। इसमें प्रतिहार राजा ने जो है वो द्वारपाल का काम किया था। देखिए, इसमें इसने क्या किया था, परमेश्वर, एक बात और, ये जो दंतिदुर्ग था इसने एक तो परमेश्वर की जो है उपाधि धारण की थी, और एक साथ ही इसने राजा धीराज की जो उपाधि है वो भी धारण की थी। और साथ ही साथ जो इसकी माँ थी वो क्या है, गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम जो था वो था भावनागा। ये हमें पता लगता है समानगद अभिलेख से। बादामी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से नष्ट किसने किया था, तो जो पूर्ण रूप से नष्ट किया था वो किया था कृष्ण प्रथम ने। 756 ईस्वी में क्या हुआ कि जो दंती वर्मन या दंती जो दुर्ग है उसके जो चाचा जी थे वो थे कृष्ण प्रथम, ये शासक बन जाते हैं। उसके पश्चात वेंगी के चालुक्य और मैसूर के गंगों को किसने अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो जो कृष्ण प्रथम था उसने वेंगी के चालुक्यों को, मैसूर के गंगों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर या गुहा मंदिर का निर्माता कौन है? तो देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का जो निर्माता था वो कृष्ण प्रथम था। वर्तमान में जो ये आपके एलोरा है ये महाराष्ट्र में है। पहले महाराष्ट्र और औरंगाबाद के जो पास पहाड़ी है वहां पर पड़ता था ये। और ये विजेता के साथ जो है एक आपके निर्माता भी था कृष्णा प्रथम। दक्षिण का प्रथम राष्ट्रकूट शासक जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। यह वक्तव्य किस राष्ट्रकूट शासक की ओर इंगित करता है? तो देखिए, दक्षिण का वह प्रथम राष्ट्रकूट शासक जिसने क्या किया था, जो त्रिसत्तात्मक संघर्ष था राष्ट्रकूटों के बीच में, आपके पालों के बीच में और साथ ही साथ प्रतिहारों के बीच में, उसमें इसने क्या किया, हस्तक्षेप किया था। और इसने प्रतिहार के तो वत्सराज को और पालों के धर्मपाल को पराजित किया। तो ये कौन सा राष्ट्रकूट शासक था? तो ये ध्रुव था। देखिए, अगर हम बात करें आपके ध्रुव की, तो देखिए ये गोविंद द्वितीय का तो पुत्र था जो 780 में क्या बना था, शासक बना था। ये कितने कब बना था? 780 ईस्वी में शासक बना था। देखिए, जो कुछ किताबें हैं, लक्ष्य है, उसमें भी क्या दिया हुआ है, कृष्ण प्रथम का पुत्र ध्रुव बताया गया है, जो कि गलत है। दरअसल गोविंद जो द्वितीय है, गोविंद द्वितीय, उसका पुत्र था ध्रुव। तो ये आप याद रखें, गोविंद द्वितीय का पुत्र था ध्रुव। और जो है 774 से लेकर 780 तक का टाइम पीरियड जो है इस गोविंद तृतीय का रहा था। 780 में ध्रुव शासक बना था, ठीक है। तो कृष्ण जो प्रथम है उसका पुत्र जो है ध्रुव नहीं था, बल्कि गोविंद द्वितीय का पुत्र ध्रुव था। ये ध्यान रखिएगा आप। किस शासक ने अपने राज चिन्ह पर गंगा एवं यमुना के प्रतीक चिन्ह को अंकित करवाया था? तो देखिए, जो ध्रुव है उसने क्या किया था, गंगा और यमुना के प्रतीक चिन्ह को अंकित करवाया। इसके पीछे कारण ये था कि इसने क्या किया था, इसने उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत जो है यहाँ पर सफल अभियान किया था और उसके बाद में इसने ये चीज की। देखिए, पल्लव शासक जो दंतीवर्मन था और वेंगी का नरेश जो विष्णुवर्धन चतुर्थ था, उसने क्या की थी, इसके साथ शांति समझौता किया था। यानी कि पल्लवों ने और जो वेंगी के नरेश थे उन्होंने शांति सम्मेलन किया था ध्रुव के साथ। कहने का मतलब ये है कि ये एक महान शासक था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों के साथ युद्ध क्यों किया? तो मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, मतलब मध्य प्रदेश पर और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने ऐसा किया था। राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल कहलाता है? तो देखिए, जो गोविंद तृतीय का टाइम पीरियड है 793 से लेकर 814 ईस्वी, ये जो है चरमोत्कर्ष काल कहलाता है। देखिए, ध्रुव का ये तीसरा पुत्र था, ठीक है, और इसके पक्ष में ध्रुव ने क्या किया था, अपना सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत योग्य था। ये जो गोविंद तृतीय था, इसकी योग्यता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इसने हिमालय तक सैनिक का अभियान किया था। आप सोचिए कि दक्षिण का कोई शासक है और हिमालय तक सैनिक अभियान कर रहा है, मतलब बहुत ही प्रतापी शासक होगा। सारे उत्तर भारत के शासकों को या तो इसने क्या किया, विजय किया होगा, या फिर शांति समझौता किया, और यही इसने वास्तव में किया। तो इसकी वजह से गोविंद तृतीय जो है, इसका टाइम पीरियड जो है चरमोत्कर्ष काल कहलाता है राष्ट्रकूट शक्ति का। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा, कोशल, कलिंग, वंग, डाहल और परख को जीता और हिमालय तक अपना अभियान किया। यह किस ताम्रपत्र से पता चलता है? तो देखिए, संजन ताम्रपत्र जो है काफी जो लोकप्रिय है, तो इसके आधार पर हमें ये चीज पता लगती है।
पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को किस राष्ट्रकूट शासक ने ध्वस्त किया? तो इतने राजाओं द्वारा बनाए गए जो संघ को ध्वस्त करने वाला था वो प्रतापी शासक होगा। तो वो कौन था? वो गोविंद तृतीय था। देखिए पता चलता है कि कितना बलशाली और योग्य होगा जो इतने राजाओं के संघ को अकेला ही नष्ट कर रहा है। इसमें अद्वितीय साहस था, कूटनीतिज्ञता थी, सेना नायक के गुण थे, और यही सब क्या करते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ शासक जो है वो बनने में सहायता करते हैं। मतलब एक सर्वश्रेष्ठ शासक में होने चाहिए, तो वो सारी चीजें जो थी इसमें थी। पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया? तो देखिए पाल शासक धर्मपाल को और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को जो पराजित किया है वो किया है आपके गोविंद तृतीय ने। देखिए नागभट्ट से इसने क्या किया, ये जो नागभट्ट द्वितीय था इससे इसने क्या किया, मालवा को छीन लिया। और परमार एक शासक था उपेंद्र, इस उपेंद्र परमार शासक को इसको क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया मालवा को। देखिए इसका जो पिता था, गोविंद तृतीय का जो पिता था, कौन था पिता? ध्रुव। इस ध्रुव ने भी क्या है, इस धर्मपाल को जीता था, और बाद में इस पुत्र ने भी क्या किया, इसको जीत लिया। गणितज्ञ महावीर, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र वे शाकटायन किसके दरबार को विभूषित कर रहे थे? तो देखिए अमोघ वर्ष जो था राजा, उसके समय में ये सब उसके दरबारी थे। देखिए अमोघ वर्ष जो था गोविंद तृतीय का अल्प वयस्क उत्तराधिकारी था, मतलब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और इसको राजा बना दिया जाता है, और इसका जो संरक्षक होता है वो होता है कर्क। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कहते हैं कि सैन्य उत्साह कम था और धर्म और साहित्य के प्रति प्रेम रुझान जो है वो अधिक था। इसका कारण एक ये भी था क्योंकि अमोघ वर्ष जो था, इससे पहले के शासक जो थे वो ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले थे, और ये क्या था, ये जैन धर्म को मानने वाला था। मतलब दूसरे धर्मों के जो है सम्मान तो करता था, लेकिन ये खुद जैन धर्म का बहुत ज़्यादा समर्थक था। तो जैन धर्म में क्या अहिंसा की बात की जाती है, इसका मतलब है इसी वजह से शायद इसमें साहस तो होगा, बट इसका रुझान जो था वो लड़ाई झगड़े और इन सब में कम था। इसकी वजह से ये धर्म और साहित्य के प्रति ज्यादा प्रेम रखता था। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है? तो देखिए अमोघ वर्ष जो राजा था, जो गोविंद तृतीय का आपके पुत्र हैं, उसी ने क्या किया था, इसकी रचना की थी। 850 ईस्वी के लगभग इसकी रचना हुई है। कुछ पुस्तकों के जो कुछ किताबें हैं उसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये जो किताब है कविराज मार्ग, वो अमोघ वर्ष का एक दरबारी था श्री विजय, इसने लिखी है। तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रखें। श्री विजय को भी बताया गया है कि कविराज मार्ग का लेखक है, बल्कि अमोघ वर्ष जो है इसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कि कविराज मार्ग जो है इसका मतलब कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना जो है अमोघ वर्ष ने की है। तो आप दोनों चीजें ध्यान रखें। शतखंड आगम, जिसे धावला भी कहते हैं, जय धावला, महाधावला, किस शासक के समय में लिखे गए प्रमुख जैन ग्रंथ हैं? तो देखिए अमोघ वर्ष के समय में ये लिखे गए जैन ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आदि पुराण के लेखक हैं, तो आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीर आचार्य। किस ताम्र लेख से पता चलता है कि अमोघ वर्ष गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय साहसांक से भी महान था? देखिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसे साहसांक भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा महान था, दानी था, विद्या का प्रेमी था, पुरस्कार देने में काफ़ी
जो है चुस्त था। लेकिन जो ताम्रपत्र ऐसा कौन सा है जो अमोघ वर्ष के बारे में लिखता है कि वो इससे भी प्रतापी था, इससे भी ज़्यादा दानी था, इससे भी ज़्यादा विद्या का अनुरागी था। तो संजन ताम्रपत्र ये बात कहता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय शासक था उससे भी ज़्यादा महान शासक जो है अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष क्या था? जैन मत का पोषक था। देखिए यही कारण था कि वो शांतिवादी प्रकृति का था, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं का सम्मान भी जो है वो करता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एक अवसर पर महालक्ष्मी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी? तो ऐसा कौन सा महान शासक था, राष्ट्रकूट शासक? तो अमोघ वर्ष जो था इसको शिव और दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से भी इसकी जो है तुलना की जाती है, और इसने बाएं हाथ की उंगली जो है वो महालक्ष्मी को चढ़ा दी थी एक समारोह में, एक अवसर में। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते हैं, तो दो शासक हैं जो माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ। एक तो इंद्र तृतीय, ठीक है, 915 से 927 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। एक कृष्ण तृतीय है जिसका टाइम पीरियड 939 से 965 ईस्वी है। देखिए प्रतिहार शासक महिपाल की पराजय और 915 ईस्वी की कन्नौज की लूट के बाद जो ये इंद्र तृतीय था ये अपने समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो शासक बन गया था। अरब यात्री अल मसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के समय भारत आया? तो अल मसूदी इंद्र तृतीय के टाइम पीरियड में आया भारत में, और इसने बताया कि जो एक राजा है जिसका नाम है वल्लभराज, या इसी का नाम बलहारा भी इसने लिखा है अपनी किताब में। तो अल मसूदी कहता है कि बलहारा या वल्लभराज ये जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है। तो ये मान सकते हैं कि इंद्र तृतीय की बात की जा रही है। अकाल वर्ष कांचीयुम तंजेम कोंड की उपाधि किस राष्ट्रकूट शासक ने धारण की है? कृष्ण तृतीय ने धारण की है। 939 से 965 ईस्वी टाइम पीरियड था। तंजियम कोंड यानी कि कांची तंजोर का विजेता, यानी कि देखिए अकाल वर्ष इसलिए इसे किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये अकाल वर्ष की उपाधि जो धारण की है कृष्ण तृतीय ने, ये की है राज्यारोहण के समय, और तंजेम कोंड की जो उपाधि धारण की है जब उसने कांची और तंजोर को जीत लिया था, तब ये उपाधि जो है कृष्ण तृतीय ने धारण की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल नरेश परांतक प्रथम को हराया और रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ की स्थापना की? तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया? राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण तृतीय, इसने परांतक प्रथम को हराया था और रामेश्वर में एक विजय जो स्तंभ है उसकी स्थापना की थी। कृष्णेश्वर एवं गंड मार्तंडा द्वितीय मंदिर के निर्माता कौन हैं? तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया था? ये रामेश्वरम में मंदिर बनाए थे। कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न ने किसकी रचना की थी? तो जो पोन्न जो है कन्नड़ भाषा का कवि ये काफ़ी फेमस है और इसने शांति पुराण की रचना की थी। दरअसल एक जैन तीर्थंकर थे, 16वें जैन तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? शांतिनाथ। तो उन्हीं की जीवनी पे आधारित है ये शांति पुराण। उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो ये उपाधि जो दी गई है ये कवि पोन्न को दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? उभय कवि चक्रवर्ती यानी कि सुप्रीम पोएट इन टू लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि संस्कृत और कन्नड़ इन दो भाषाओं के क्या थे? ये प्रकांड ज्ञाता थे, जिसकी वजह से इन्हें ये उपाधि दी गई थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय जो था ये महान शासक था। देखिए कृष्ण तृतीय जो था इसके बाद जब ये इसकी डेथ हो जाती है तो गृह युद्ध छिड़ जाता है। इसने अपने सभी जो पड़ोसी राज्य थे, चाहे चोल हैं, चाहे परमार हैं, चाहे आपके परमार हैं या राष्ट्रकूट हैं, चाहे आपके
परमार हैं, चाहे चोल हैं या पल्लव हैं, इन सब के साथ क्या की थी इसने, दुश्मनी कायम रखी, जिसकी वजह से मतलब विरोधी बना लिया उन सबको। और उनका सामना, ये देखिए ये तो महान शासक था, इसने तो सामना कर लिया, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जो दुर्बल उत्तराधिकारी है वो उनका सामना नहीं कर पाते। और एक तो पहले तो बात ये कि गृह युद्ध छिड़ जाता है इसकी मृत्यु के बाद, और दूसरी बात ये कि जो एक परमार शासक था सियक हर्ष, ठीक है, सियक हर्ष, ये क्या करता है, ये 972 से 973 ईस्वी तक मान्य खेत जो कि इनकी राष्ट्रकूटों की राजधानी थी उसको खूब लूटता है, ठीक है। तो आधा तो इसने खराब कर दिया और आधा इसके जो गृह युद्ध छिड़ जाता है उसकी वजह से ये काम खराब हो जाता है। फिर राष्ट्रकूट शासक जो है कर्क द्वितीय, कर्क जो द्वितीय है उसको क्या करता है, तैलप तृतीय जो होता है वो क्या करता है 973 ईस्वी में परास्त कर देता है, पराजित कर देता है। और किसकी नींव स्थापित करता है, राष्ट्रकूट वंश के ऊपर कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं इसकी स्थापना होती है राष्ट्रकूट वंश के ऊपर। तो तैलप द्वितीय जो है 973 ईस्वी में पराजित करके कर्क द्वितीय को और खत्म कर देता है राष्ट्रकूट वंश को। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय। किस अरबी पुस्तक में राष्ट्रकूट वंश को विश्व के 4 मुख्य साम्राज्यों में से माना गया है? तो 4 मुख्य साम्राज्यों में से पूरे विश्व में माना गया है राष्ट्रकूट वंश को। ये कहती है कौन सी किताब अरबी, सिल्लत उल तवारीख। यश सतलिक किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो है सोमदेव की। ये सोमदेव कौन था? ये राष्ट्रकूटों के सामंत के संरक्षण में था। वर्धमान चरित की रचना किसने की है? आसग ने की है। ये कर्नाटक के जैन कवि थे। आदि पुराण व विक्रमार्जन विजय के रचनाकार कौन हैं? तो आर्य कवि पंपा, आर्य कवि पंपा जो थे ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे। इन्होंने रचना की है आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजय की। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया है? 1983 में शामिल किया गया है। देखिए एलोरा को जो स्थानीय भाषा है उसमें कहा जाता है वेरुल लेनी, वेरुल लेनी कहा जाता है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? तो 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर 34 गुफाएं मिली हैं जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को समर्पित हैं। औरंगाबाद और महाराष्ट्र में ये मानी जाती है, लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो जो आपके एलोरा की गुफा नंबर 16 है, एलोरा की जो गुफा नंबर 16 है यहाँ पर स्थित है और ये सबसे प्रमुख स्मारक है। गुफा नंबर 16 सबसे प्रमुख स्मारक है। तो मित्रों आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर चुके हैं, एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला, ऐसी मेरी आशा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।